गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज तारीख है 26 नवंबर। 26 नवंबर हमारे संविधान दिवस के रूप में भी होता है और 2008 में आज के दिन ही मुंबई अटैक हुआ था। उसमें भी कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे, कई सारे लोग भी मारे गए थे। तो 26 नवंबर बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में। कई सारे घटनाएँ हुई हैं, उनमें से सबसे प्रमुख जो माना जाता है वो है आपका संविधान दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है ये। इसमें क्या सब पढ़ेंगे हम लोग, तो एक चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो, और क्या है उसको भी समझेंगे। लेकिन हेडलाइन देखिए क्या है। कल प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने वहाँ पर भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाया गया अयोध्या में, वो मंदिर कंप्लीट हो चुका है। मंदिर के ऊपर ध्वज लगाने का जो फंक्शन था उसमें सेलिब्रेट किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबसे प्रमुख न्यूज़ जो आज द हिंदू ने हेडलाइन बनाया वो है कि असम प्रपोज जेल टर्म हैवी फाइन्स फॉर पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है भाई? बहुविवाह प्रथा। बहुविवाह मतलब एक से ज़्यादा विवाह करना। यहाँ पर मैंने स्त्री या पुरुष की चर्चा नहीं की है। बहुपति भी हो सकता है, बहुपत्नी प्रथा भी हो सकता है। उसको लेकर के असम की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कठोर कानून बनाया है, जिसमें है कि आपको जेल भी हो सकता है, जो ये विवाह करवाएंगे उनको भी जेल हो सकता है, और उसके साथ में जो फाइन है वो भी लगाया जा सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बिल को। क्या यह बेहद ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी है। भारत में यूसीसी लागू करने की दिशा में यह कदम जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और पॉलीगैमी बहुविवाह प्रथा जो है यह एक सामाजिक रूप से भेदभाव माना जाता है, ख़ास तौर से स्त्रियों के लिए भी। लेकिन बहुपति प्रथा भी अपने देश में मौजूद है। आपको अचंभित नहीं होना चाहिए। कई सारे ट्राइब्स ऐसे हैं, जैसे उत्तराखंड में एक ट्राइब्स हैं जौनसारी जिनको कहा जाता है, उनमें बहुपति प्रथा है, बहुत पहले से मौजूद है। वो खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं, क्योंकि पांडवों में पांचाली के 5 हस्बैंड थे। उसी प्रकार से वो आज भी उनमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। दुनिया में कई सारी जगहों पर ये चीज़ें, लेकिन ये जो बिल है यह उत्तराखंड के लिए नहीं है बल्कि असम के लिए है। असम की सरकार ने, चूँकि वहाँ पर कई सारे जगहों पर ये चीज़ देखी जा रही थी, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म में इस चीज़ को इस्लामिक लॉ के अनुसार से इसको मान्यता दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस न्यूज़ को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे, लेकिन आज का पहला न्यूज़ देखिए क्या है। उसके बाद से बिहार कैबिनेट का एक फैसला है जिसको डिटेल में हम समझेंगे। कई सारे कल फैसले हुए हैं बिहार कैबिनेट में, जिसमें 1 करोड़ जॉब और कई तरह की बात की गई है। उसमें से मुख्य हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट टाउनशिप डेवलपमेंट की बात की गई है। क्या होता है ये और किस प्रकार से बिहार की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, इस इशू को हम लोग समझेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या, एक छोटा सा 72 बीपीएससी के लिए अपडेट ये भी है। जो बिहार टॉप है उनके अनुसार से 72 बीपीएससी में भी अच्छी खासी सीटें आ सकती है। आप मुझे बताइए कि क्या अच्छी खासी सीटें आएंगी तभी आप एग्ज़ाम देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर कम सीटें आएँ, क्या आपने 68 बीपीएससी केवल सीटों के कारण से छोड़ दिया था क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने 68 बीपीएससी भी दिया होगा और 69 भी दिया होगा, 70 भी दिया होगा। तो सीटों पर मत जाइएगा, सीट तो आएंगे ही आपके हाथ से। जिन लोगों का पीटी नहीं हुआ है उन्हें मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपके हाथ से 70 बीपीएससी जिसमें अच्छी खासी सीटें थीं, 71 बीपीएससी जिसमें बहुत अच्छी सीटें थीं, वो दोनों आपके हाथों से निकल चुका है। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये, है ना। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 72 का अपॉर्चुनिटी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने साल आप लेट कर रहे हैं सिलेक्शन में, उतना ही आप ऑफिसर्स में भी जूनियर होते जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सही समय पर सही प्रकार से मेहनत करके आप निकल जाएं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। 1 दिसंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं 71 और 72 दोनों के लिए ही बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सवालों को बहुत ही अलग तरीके से मैं सवाल फ्रेम करता हूँ। आपको पता ही होगा अगर आप जुड़े हुए होंगे तो। और अगर उसका प्रैक्टिस करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछे नहीं जाते, जितने पूछे जाते सारे डायमेंशन में कवर करता हूँ। जुड़िएगा, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो जुड़ करके देखिएगा। 2 महीना लिख करके देखिएगा, फिर मुझे बाद में बताइएगा कि हाँ वाकई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, हाँ मेहनत आपको करना पड़ेगा।
आज का पहला न्यूज़ देखिए क्या कि चंडीगढ़ पर एक बिल लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। लोकसभा का जब बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें उस बिल की चर्चा की गई थी, लेकिन तुरंत ही बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए और सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता दिखाई वहाँ पर चंडीगढ़ को लेकर के। पंजाब की जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, भले वो बीजेपी हो या अकाली हो या फिर कांग्रेस हो, सब ने एक सुर में ही विरोध कर दिया उस बिल का, जिसके कारण से उस बिल को वापस लेना पड़ गया केंद्र सरकार को। गृह मंत्रालय ने उस बिल को वापस ले लिया। है क्या विवाद? दरअसल में चंडीगढ़ जो शहर है, चंडीगढ़ शहर भारत का पहला प्लांट, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, बहुत ही बढ़िया शहर है। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए विजिट करने। मैं भी नहीं गया हूँ, मैं भी बस आपको बोल ही रहा हूँ। हालांकि नज़दीक है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो सबसे अच्छा टाउन अगर कोई है तो वह चंडीगढ़ है, लेकिन रहने का लिविंग कॉस्ट भी वहाँ का ज़्यादा है। बहुत ही सुंदर से प्लांट तरीके से उसको बनाया गया है और शिवालिक के ठीक नीचे वाले हिस्से में बना हुआ है, यानी कि वेदर कंडीशन भी अच्छा ही रहता है वहाँ का। अब इसको लेकर के विवाद हो रहा है क्योंकि हरियाणा और पंजाब जो है, हरियाणा और पंजाब ये दोनों ही बोलते हैं कि हमें चाहिए चंडीगढ़, तो हमें चाहिए। लेकिन अगर तार्किक ढंग से देखा जाए तो हरियाणा को मिलना चाहिए, क्योंकि पंजाब को मिलना चाहिए चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा के पास गुड़गांव जैसा एक इकोनॉमिक हब वाला सिटी है, जबकि पंजाब के पास ऐसा कोई बड़ा सिटी नहीं रहेगा। उसके बाद छोटे छोटे उसके पास सिटी होंगे, जलंधर होगा, लुधियाना होगा, लेकिन चंडीगढ़ जैसा सिटी कोई भी राज्य जो है वो खोना नहीं चाहेगा। इसी को लेकर के कोई बिल लाया जा रहा था जिसको वापस ले लिया गया है। देखते हैं, पहले इस इशू को समझते हैं, उसके बाद उस बिल की भी चर्चा करेंगे। कौन से संविधान संशोधन की चर्चा हो रही थी वो भी देखेंगे। चंडीगढ़ भारत की पहली नियोजित प्लांट शहर है। अब एक चीज़ यहाँ पर और है, गुलाम भारत के सबसे पहला प्लांट शहर कौन सा है? ये आज़ाद भारत का सबसे पहला प्लांट सिटी है। लेकिन अगर हम लोग औपनिवेशिक भारत की बात करें तो उस दौरान में जमशेदपुर जो है झारखंड में, पहले बिहार में हुआ करता था। जमशेदपुर जो टाउन है वो भी बहुत प्लानिंग से बनाया गया है और इंडस्ट्रियल टाउन है वो, जबकि चंडीगढ़ ऐसा नहीं है। जो जमशेदपुर है वो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री बैठा, उसके इर्द गिर्द उस टाउनशिप को डेवलप किया गया है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका टाटा कंपनी की ही रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आज़ादी से पहले का प्लांट सिटी भारत में, तो वह है जमशेदपुर, और आज़ादी के बाद का जो है वह है चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ भारत की पहली नियोजित प्लांट शहर है जिसकी नींव 1952 में तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यह एक संयुक्त राजधानी है। अब हो रहा है कि भाई यह राजधानी किसको दिया जाएगा। आतंकवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित था ये, एक समय में एक्सट्रीमिज़म से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। सिख आतंकवाद जो था उस समय पहले, आपको पता ही होगा, अलगाववाद का बहुत बड़ा दौर गुजरा है पंजाब से, जिसके कारण से चंडीगढ़ प्रशासन के केंद्र सरकार ने अपने हाथों में इस प्रशासन को ले लिया था। लेकिन तब से यह एक यूटी के नुमा ही काम कर रहा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में केंद्र सरकार के अधीन यह काम कर रहा है। 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब को 2 भागों में बांटा गया 1966 में। भाई हिंदी भाषी लोग जो थे उनको अलग करके, हिंदू बहुल जो था उसको अलग करके इन्होंने बनाया हरियाणा राज्य को, और जो सिख थे और पंजाबी गुरमुखी भाषी जो लोग थे उनके लिए पंजाब राज्य बनाया गया था उस समय में। ठीक है, पंजाब पंजाबी भाषी क्षेत्र, हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र। पंजाबी भाषा नहीं होता, गुरुमुखी होता है। चंडीगढ़ को अस्थायी संयुक्त राजधानी बनाया गया। पंजाब के 27 गांवों की भूमि पर बनाए जाने के कारण पंजाब इसे अपनी मुकुट जड़ित क्राउनिंग ग्लोरी मानता है। उस समय जो निर्माण किया गया था इसका, वो पंजाब के गांवों पर ही इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान प्रशासन 1984 से ही पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक माने जाते हैं। संसद कानून बनाती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों के ही हित इस शहर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह बहुत ही बेस्ट सिटी है रहने के लिए। नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा कोई शहर है तो चंडीगढ़ ही है, क्योंकि बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाया गया है। और आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप मुझे बताएंगे कि चंडीगढ़ में कौन सा फेमस झील है। चंडीगढ़ का कौन सा फेमस झील है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पर्यटन के दृष्टिकोण से भी, बहुत सुंदर है वह झील, ज़रूर बताइएगा मुझे। और देखिए अगला पॉइंट क्या है, विवाद की जड़ क्या है। चंडीगढ़ पर पंजाब का भावनात्मक और ऐतिहासिक दावा मजबूत है। 1985 के राजीव लोंगोवाला समझौते में चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का वादा किया गया था। राजीव गांधी जी का जो समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि पंजाब को ही चंडीगढ़ मिलेगा, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। हरियाणा भी अपनी राजधानी के रूप में दावा करता है, जबकि हिमाचल प्रदेश 7.19 हिस्सेदारी का दावा करता है। एक समय में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब ये सब के सब एक ही हुआ करते थे। अभी जो हिमाचल प्रदेश जाने का रास्ता है, एक है पंचकुला से होते हुए, जब मैं गया था
पंचकुला बहुत ही खूबसूरत सा शहर है हरियाणा का। दूसरा अगर आपको जाना है तो शिमला से होते शिमला अगर जाना है तो चंडीगढ़ से होते हुए आप जा सकते हैं। यहाँ से चंडीगढ़ बाई ट्रेन और वहाँ से बस पकड़ के आप जा सकते हैं। तो ये दो मुख्य रास्ते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर ही चंडीगढ़ राज्य स्थित, चंडीगढ़ जो शहर है वो स्थित है। अब हिमाचल भी दावा करता है कि भाई हमें भी मिलना चाहिए, है ना। वर्तमान विवाद का केंद्र क्या है, तो 131 संशोधन है, 131वां संशोधन है जो विधेयक लाया जाने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको रोक दिया। संसद के शीतकालीन सत्र जो 1 से 19 दिसंबर तक के लिए अभी बस शुरू ही होने वाला है, के लिए बुलेटिन जारी किया गया लोकसभा के द्वारा, जिसमें कहा गया कि भाई चंडीगढ़ के लिए हम लोग संशोधन विधेयक लाने वाले हैं। उसके बाद से विवाद शुरू हो गया और विवाद ने फिर ऐसे तूल पकड़ा कि केंद्र सरकार को फिर वापस लेना पड़ गया। यह चंडीगढ़ के संविधान अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता है। 240 क्या है? यह अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के लिए राष्ट्रपति को सीधे कानून बनाने का अधिकार देता है। इसमें यूटी में स्वतंत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति संभव हो सकती है, जो पंजाब के गवर्नर से अलग हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 240 क्या है। जैसे अभी जो है चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में पंजाब के जो गवर्नर हैं वही काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्यों विवाद अभी उत्पन्न हुआ है। और भी एक विवाद मैंने बताया, हरियाणा पंजाब लड़ते कि हमें दे दो तो हमें दे दो। वर्तमान का संशोधन विधेयक वो ये कह रहा है कि अब इसके लिए जिस प्रकार से पंजाब के गवर्नर जो हैं वो इसके प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, अब वो नहीं कर पाते। अगर ये विधेयक आ जाता, पास हो जाता, तो एक बिल्कुल ही स्वतंत्र एलजी जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, इनको नियुक्त किया जाता उसके शासन के लिए। किसके शासन के लिए? चंडीगढ़ के शासन के लिए, जो कि विरोध के प्रदर्शन के बावजूद, विरोध प्रदर्शन के कारण से इसको अभी रोक दिया गया है। आर्टिकल 240 क्या कहता है? जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए सीधे एलजी हैं, राष्ट्रपति को सीधे नियम बनाने और कानून बनाने का अधिकार देता है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ के लिए भी ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन यह विरोध के कारण से रोक दिया गया है। केंद्र का दावा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, बिना मौजूदा प्रशासनिक ढांचे या पंजाब हरियाणा के पारंपरिक संबंध को बदले ही हम चंडीगढ़ और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कानून बना सकते हैं। कब शुरू हुआ विवाद? जब इसका बुलेटिन जारी किया गया, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। फिर वित्त मंत्रालय ने कहा कि हमने कोई फैसला नहीं लिया है, हम इसको रोल बैक कर रहे हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या करना है। इसके कारण से इसको वापस कर लिया गया। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। आपको आर्टिकल 240 पता होना चाहिए। चंडीगढ़ का थोड़ा सा हमने इतिहास पढ़ा है, वो पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसके कारण से जो कई वर्षों से युद्ध चला रहा है 2022 से आई थिंक, हाँ, रूस और यूक्रेन का, वो रुक सकता है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर के ट्रंप प्रशासन ने अपना पीस प्लान आगे किया है। लेकिन ये पीस प्लान कम है और इससे भी ज़्यादा किस चीज़ का विवाद, तो यूक्रेन को विवश किया जा रहा है इस पीस प्लान को साइन करने के लिए, क्योंकि ये पीस प्लान कहीं न कहीं रूस का जो दावा था, रूस का जो आक्रमण था और रूस ने जो क्षेत्र हथियाए हैं उन सब को प्रमाणित कर देगा, वैलिड बना देगा, उन सब को सही साबित कर देगा अगर ये पीस प्लान साइन होता है तो। देखते हैं पीस प्लान में क्या क्या कहा गया। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन के द्वारा रूस यूक्रेन पीस प्लान लाया गया, इसके बारे में बताएं। पिछले साल आम आदमी पार्टी और गठबंधन की जो दिल्ली में हार हुई थी ना, उससे भी पूछा गया था आपके 70 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता है भाई? बिल्कुल पूछ सकता है। और वहाँ पर फिर आप लिखेंगे क्या? तो देखिए क्या क्या लिखना होगा। ट्रंप प्रशासन ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए 28 पॉइंट शांति प्लान को प्रस्तुत किया है, जो मूल रूप से रूस के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह प्लान 20 नवंबर 2025 को लीक हुआ, तब से इसमें संशोधन हो रहे हैं। हालिया जो अभी तक के अपडेट हैं उसके हिसाब से यूक्रेन ने जेनेवा और आबू धाबी में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से बात करके बताई है असहमति और सहमति को जाहिर किया है। कई सारे मुद्दों पर अभी भी असहमति है, लेकिन अंततः सबसे अच्छी बात यह है कि बर्फ पिघल रही है और बातचीत अब शुरू हो रही है इस चीज़ को लेकर। सबसे पहला इसमें क्या प्रावधान रखा गया है, तो टेरिटोरियल कंसेशन मतलब क्षेत्रीय समर्पण।
देखिए ये रूस और यूक्रेन का सीमावर्ती वाला मैप है जहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है। ये कीव है, कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ पर खार्किव दिखेगा, यहाँ पर आपको कई सारे शहर दिखेंगे। क्रीमिया तो पहले ही चला गया है। ये सब जो शहर, इनमें युद्ध जारी है और कई सारे ऐसे हिस्से हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, इस पर कहीं ना कहीं रूस ने कब्जा कर लिया है। कई सारे जगहों पर युद्ध जारी है, फिर भी इसके कई सारे हिस्सों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इस इलाके में भी रूस का थोड़ा बहुत कब्जा हुआ है। अब इस कब्जे को इसके द्वारा सही मान लिया जाएगा और यह क्षेत्र रूस के प्रशासन में दे दिया जाएगा, जिसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है। पढ़ते हैं क्या है ये मुद्दा, इसको भी याद रखिए। क्रीमिया है, इस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। इसको सी ऑफ अजोब कहा जाता है। ये अजोब है, अजोब सागर इसको कहते हैं। छिछला सागर है, छिछला यानी कि पानी और सतह के बीच में गहराई कम है। यहाँ पर अजोब स्ट्रेट है, अजोब स्ट्रेट है, जिसके द्वारा यह ब्लैक सी से अजोब सागर जुड़ता है। ये ब्लैक सी है, ये क्रीमिया प्रायद्वीप है। यहाँ पर कई सारे आपको दिख रहे होंगे देश, जिसमें से माल्डोवा दिखेगा, रोमानिया दिखेगा। ये तो पूरा रूस का ही इलाका है। ये बेलारूस है जो रूस को युद्ध में मदद कर रहा है, क्योंकि बेलारूस की तरफ से भी रूसी सैनिकों ने इस पर आक्रमण किया था, यूक्रेन पर। ओके, अब चलिए समझते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क डी फैक्टो रूसी मानना, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो, वर्ष 2014 के कब्जे को वैध ठहराएगा। 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया था, अब इसको पूरी दुनिया मान लेगी कि यह रूस का हो गया है। इसी कब्जे के कारण कि रूस को G8 से निकाल करके G7 बना दिया गया था, ग्रुप ऑफ 7 हो गया। पहले रूस भी उसमें शामिल हुआ करता था। पूर्वी डोनबास क्षेत्र का अतिरिक्त हिस्सा जो अभी यूक्रेन के नियंत्रण में है, रूस को सौंपना। अपडेटेड प्लान के अनुसार से यह 2014 की सीमाओं तक सीमित है, ताकि युद्ध से पहले के क्षेत्र न खोए जाएं। पहले था कि भाई ये भी क्षेत्र दे दो, लेकिन उस प्लान को थोड़ा सा अपडेट किया कि ठीक है ये क्षेत्र आप यूक्रेन के पास रहने दो। रूस को 20% यूक्रेनी भूमि मिलेगी, लेकिन यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता अमेरिका और यूरोप से दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जिस इलाके पर यूक्रेन के इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है 20% एरिया, वो तो उसको दे देंगे हम, लेकिन उसके बदले में यूक्रेन का जो बाकी हिस्सा है जहाँ पर तबाही हुई है युद्ध से, उसके पुनर्निर्माण में हम मदद करेंगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हम मदद करने वाले हैं। किस प्रकार का समझौता है ये? पुतिन ने इसे अंतिम शांति समझौता का आधार कहा, जबकि जेलेंस्की ने इसे कठिन विकल्प माना है। उसने बोला है कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि पुतिन ने कहा है कि हम इसको मानने के लिए तैयार हों। कोई न क्यों ना कोई तैयार हो भाई, इतना सारा इलाका, पूरी दुनिया वैलिड माहौल हो रही है इसको। नाटो की सदस्यता, जिसको लेकर के युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन को कहा गया कि अगले 20 वर्षों तक कम से कम नाटो की मेंबरशिप वो नहीं लेगा। चलिए ये भी मान के लिया गया है। मूल प्लान में यह अस्थायी था, लेकिन संशोधन में कम से कम 20 साल का समयबद्ध प्रतिबंध जोड़ा गया है। जो पहले प्लान पेश किया गया तो उसमें कहा गया था कि 20 वर्षों तक क्या कभी भी जीवन में यह नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन संशोधन में कहा गया है कि ठीक है अगले 20 वर्षों तक नहीं बनेगा, उसके बाद चाहे तो बन सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है 20 वर्षों तक यूक्रेन रहेगा ही नहीं, रूस उसको मिला लेगा। बदले अमेरिका यूरोप को नाटो आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी, अगर रूस फिर से हमला करेगा तो ट्रांस अटलांटिक समुदाय पर हमला माना जाएगा, यानी कि नाटो पर हमला माना जाएगा अगर रूस ने फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया तो। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है, केवल उचित कदम उठाने का वादा किया गया है, और अमेरिका का वादा तो जानते ही हैं। प्रभाव यूक्रेन की सुरक्षा कमज़ोर होगी, लेकिन अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि यह पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब मुझे बताइए, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तब भी तो उसको यही कहा जा रहा था कि आप नाटो का मेंबर बन जाओ, हम आपको बचा लेंगे। बेचारे पर आक्रमण हो गया, 20% क्षेत्र पर कब्जा हो गया, अब बोल रहे हैं कि अगली बार जब आक्रमण होगा तो हम आपको बचा लेंगे। मतलब क्या ही बोला जाए। सैन्य सीमाएं और क्षमता पर कैप लगाया गया है। यूक्रेन की सेना को सीमित रखना ताकि रूस को खतरा ना लगे। शीतकाल में जब वॉर नहीं हो रहा होगा, यूक्रेन की सेना का आकार 2.5 लाख सैनिकों तक सीमित रहेगा। मूल प्लान में था, लेकिन जेनेवा संशोधन में इसको 8 लाख तक बढ़ा दिया गया है। सेना कितनी रखेंगे वो भी इस प्लान के तहत तैयार हो रहा है। ज़मीन भी देना है आपको, नाटो का भी मेंबरशिप नहीं बनेंगे, तो सॉवरेनिटी कहाँ गई फिर यूक्रेन की, है ना।
रूसी सेना पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन गैर आक्रामक संधि होगा रूस यूक्रेन यूरोप के बीच में, जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन और यूरोप पर रूस जो है वो कभी अटैक नहीं करेगा। वॉर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स, रूस के खिलाफ चल रहे मुकदमों को रोक दिया जाएगा। सभी रूसी सैनिक और अधिकारियों को युद्ध अपराध के लिए क्षमादान दे दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जांच रोक देगा। यूक्रेनी और रूसी मीडिया शिक्षा के अधिकारों की गारंटी, भेदभावपूर्ण उपाय समाप्त, रूसी भाषा क्षेत्रों में स्वायत्तता दी जाएगी। यूक्रेन के लिए भावनात्मक झटका है, लेकिन संशोधन में सीमित है क्षमादान शब्द जोड़ा गया है। और क्या होता है सीमित क्षमादान, पता नहीं, देखते हैं कि इसका क्या आउटकम आता है। आर्थिक और पुनर्निर्माण का प्रावधान किया गया है। यूक्रेन को फिर से पुनर्निर्माण के लिए $500 अरब, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में निवेश, रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल होना, G8 में वापसी, अमेरिका के साथ संयुक्त निवेश, प्रतिबंध हटाना, अगर शर्तें पूरी हो जाती है तो ये सब कुछ रूस के लिए किया जाएगा। ये था पूरा इनका पीस प्लान को लागू करने का भी एक ढांचा होगा। पीस काउंसिल बनाया जाएगा, एक पीस काउंसिल बनाया जाएगा जो इस प्लान को लागू करेगा, जिसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप महोदय जो हैं वही करने वाले हैं। उल्लंघन पर प्रतिबंध लगेंगे। अगर आप इस प्लान के किसी भी क्लॉज का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। क्या रूस पर पहले से प्रतिबंध नहीं है? क्या है प्रतिबंध, लेकिन देखते हैं कि अब कोई नया प्रतिबंध लाते हैं क्या। यह देखिए क्या है, रूस नाटो सुरक्षा संवाद, गैर आक्रामक संधि भी होगा, मतलब रूस नाटो के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। ये पूरा आपको पीस प्लान मैंने समझाया है जो ट्रंप प्रशासन के द्वारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पेश किया गया है, और माना जा रहा है कि ये पीस प्लान साइन हो जाएगा, क्योंकि जेलेंस्की ने भी कहीं न कहीं इसमें हामी भरी है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के अपडेट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, लेकिन ये जो पीस प्लान है माना जा रहा है कि ये साइन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा ज़रूर, यहाँ से सवाल पूछ सकता है आपसे। पीस प्लान अगर साइन हो जाता है तो भारत के लिए क्या होगा? भारत के लिए एक सही रहेगा, क्योंकि रूस को स्वीकार्यता मिल जाएगी यूरोप और अमेरिका के सामने, जिसके कारण से भारत जो है निर्बाध तरीके से उससे व्यापार कर पाएगा, और उसके कारण से भारत को जो हमेशा ही 2 में से 1 के चुनने का विकल्प आ जाता है वो नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इन फर्स्ट मीट। नीतीश कैबिनेट जो है उन्होंने कई सारी चीज़ों पर चर्चा की है, कई सारी चीज़ों का ऐलान किया है उन्होंने, जिसमें से जो प्रमुख रूप से हम लोग पढ़ेंगे वो है कौन सा, तो वो है सैटेलाइट टाउनशिप जो उन्होंने शुरू करने का वादा किया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि कई सारी चीज़ों पर उन्होंने बातचीत शुरू की है, लेकिन परियोजना को आधिकारिक तौर पर 11 न्यू ग्रीन फील्ड का मतलब न्यू टाउनशिप, सैटेलाइट टाउनशिप कहा जा रहा है। टाउनशिप का मतलब नए प्रकार के शहर से लगते हुए शहर बसाए जाएंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बगल में कौन कौन से हैं भाई? तो नोएडा है, नोएडा के बगल में ग्रेटर नोएडा बन गया, ग्रेटर नोएडा का भी एक्सटेंशन बनाएंगे क्या ये लोग? ये क्या बता रहा हूँ मैं, टाउनशिप। शहरों का विस्तार जब होता है, शहरी आबादी का विस्तार होता है, तो टाउनशिप प्लान करना पड़ता है। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव जो है वो भी इसी उद्देश्य से बनाया गया था। तो ये जो है इसी प्रकार का प्लानिंग बिहार में भी किया जा रहा है। जितने भी बिहार के बड़े बड़े शहर हैं उन सभी के इर्द गिर्द इलाकों में टाउनशिप डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर लोगों को मॉडर्न जो फैसिलिटी होती है उसके साथ बसने के लिए सहूलियत दी जाएगी। 2 टाउनशिप की कुल संख्या और स्थान, 11 पूरी तरह से नई टाउनशिप बनेगी। सोनपुर, सारण जिला में एक टाउनशिप, सीतामढ़ी में एक टाउनशिप, बाकी 9 टाउनशिप बिहार के 9 मंडल जो हैं उनके मुख्यालय शहर के बाहरी इलाकों में बनाया जाएगा, जैसे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कोसी, तिरहुत और मगध मंडल। इन सभी मंडल का जो मुख्यालय है, जैसे दरभंगा मंडल है तो उसका मुख्यालय दरभंगा ही है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 3 जिले आते हैं। तो उसमें से दरभंगा के इलाकों में क्या बनेगा, शहर के बाहरी भागों में एक टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। क्या है होता है भाई, सैटेलाइट टाउनशिप मौजूदा बड़े शहर के बिल्कुल पास एक नया प्लान्ड शहर होता है। जैसे दिल्ली प्लान्ड नहीं है, लेकिन नोएडा जो है वो प्लान्ड शहर है, ताकि उस शहर का दबाव कम किया जा सके। ग्रीनफील्ड टाउनशिप पूरी तरह से खाली ज़मीन पर जीरो से नया शहर बनाया जाएगा। ओके, बिहार की यह योजना दोनों का मिश्रण है, इसलिए दोनों का नामों का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से खाली ज़मीन पर एक पूरा नया शहर ही बसाया जाएगा। जैसे अमरावती जो कैपिटल बन रहा था आंध्र प्रदेश का, वो पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था। ग्रीन का मतलब नया लीजिएगा, यहाँ पर ग्रीन का पर्यावरण से नहीं जोड़ना है, बल्कि ग्रीन का मतलब नया है यहाँ पर। ओके,
और मॉडर्न जो पहले से ही टाउनशिप थे उनके बगल में सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा, उन्हीं से मिलता जुलता एक शहर, उसका एक्सटेंशन बनाया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? पटना जैसे शहरों का जनसंख्या दबाव कम करना, नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि बिहार में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है बहुत तेजी गति से। रियल एस्टेट में निवेश ला करके राजस्व को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, ये मुख्य इसका उद्देश्य रखा गया है। फंडिंग पीपीपी मॉडल पर की जाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, यानी कि बाहरी ढांचा जो है या सरकार बनाएगी, फिर उसमें जो शहर के अंदर में भवन इत्यादि होते हैं वो प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। लेकिन इसके बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। बिहार सरकार अपना बजट हिस्सा देगी, बड़े डेवलपर डीएलएफ, गोदरेज, लोधा, टाटा, ये कई सारी कंपनियां हैं जो वहां पर जाएंगी और टाउनशिप करेंगे। जिस प्रकार से आपको रियल एस्टेट वगैरह दिखता है कहाँ पर, नोएडा, गुड़गांव, इन सब इलाकों, उसी प्रकार से बिहार में भी दिख सकता है। टाइमलाइन क्या दिया गया है? पहले चरण 2026 के अंत तक सभी 11 जगहों की लैंड एक्विजिशन और मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जितने भी शहर हैं उनका ज़मीन 2026 के अंत तक भाई आ जाएगा सरकार के पास में। 2027 से निर्माण शुरू होगा। हर टाउनशिप को 5 से 7 साल में बेसिक रूप से बसाने का लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, गैस, पानी, बिजली, सड़क के साथ में अगले 5 से 7 सालों में कम से कम वहाँ पर बसने लोग शुरू हो जाएं। उसके बाद तो शहर अपने आप ही बन जाता है। सोनपुर और सीतामढ़ी की टाउनशिप सबसे पहले शुरू होगी क्योंकि वहाँ सरकारी ज़मीन ज़्यादा उपलब्ध है। सोनपुर और सीतामढ़ी में सबसे पहले इसको शुरू किया जाएगा। सोनपुर को पटना का सबसे नज़दीकी सैटेलाइट सिटी बनाने का प्लान किया जा रहा है ताकि पटना पर दबाव कम हो। पटना पर हद से ज़्यादा दबाव है, जिसके कारण से पूरा शहर जो है वो अस्त व्यस्त जैसा दिखता है। गंगा पर नया पुल के साथ सीतामढ़ी को नेपाल बॉर्डर के पास व्यापार हब बनाने की सोच है कि सीतामढ़ी को कितने सारे पोटेंशियल है बिहार में, जिसका यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है। और बिहारी लोग भरे पड़े हैं दूसरे राज्यों में। अपने क्षेत्र में इतना पोटेंशियल है, अगर वाकई जो जो लिख के दिया गया है इसका 50% भी इम्प्लीमेंट करें ना, तो जो बिहार से लोग जाते हैं ना बाहर, वो कभी नहीं जाएगा। कोई किसी को भी दूर जाकर रहना अच्छा नहीं लगता है। पटना के पास टाउनशिप में सबसे ज़्यादा कमर्शियल और आईटी पार्क होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक इसको माना जा रहा है। अगला जो टॉपिक है वह है आईआईटी खड़गपुर का इम्पैक्ट राइज। ये उसका एक सोशल प्रोग्राम है जिसको शुरू किया गया है, जिसे मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका प्लैटिनम जयंती था, उसी के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। इस पहल के 4 मुख्य पिलर बनाए गए हैं। पहला है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के आगे बढ़ना। दूसरा जो रखा गया है इनोवेशन को बढ़ावा देना। तीसरा जो है नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। तीसरा स्किलिंग है, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा लोगों में। और चौथा जो रखा गया है वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, चौथा यही रखा गया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। छोटा सा टॉपिक था ये, जिसको आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है इम्पैक्ट राइज या किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया, तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शुरू किया गया है। पहल को एक्टिवेट करने के लिए कई स्पोसिक्स मीट मतलब कई सारे मॉडल डिज़ाइन किए गए हैं, जिसके तहत लोगों और समाज के लोगों तक पहुंच बनाई जाएगी, ताकि ग्रामीण इलाके, छोटे छोटे इलाके जो आईआईटी के नज़दीक में हैं या उस क्षेत्र में जो इलाके हैं, उनको सही प्रकार से स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे चीज़ों से उनको रूबरू करवाया जाए और इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जाए। इसी को लेकर के शुरू किया गया। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, कमज़ोर तबके के इलाकों को भी शामिल किया जाएगा और ऐसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का प्रयास किया जाएगा जो वास्तविकता में मौजूद करते हैं, जो लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो आईआईटी खड़गपुर ने बोला है, तो उसके तहत में सुंदरवन के इलाकों में, सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, इसमें कई सारे चैलेंजेस देखे जा रहे पर्यावरण के कारण से। तो यहाँ पर यह जो है इनोवेशन के जरिए काम करेंगे। वैसे ही अगर तकनीक की हम लोग बात करें तो एनीमिया, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग इत्यादि पर भी जोर दिया जाएगा। यानी कि सोशल रूप से यह आईआईटी खड़गपुर का एक प्रोग्राम है जिससे समाज को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है इन 4 स्तंभों के जरिए। इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इससे कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम में इस पहल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हायाली गुब्बी, ये जो ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ, अब वो ज्वालामुखी जो उसके राख है ना, इसके कारण से वायुयान को नुकसान हो सकता है, जिसके कारण से डीजीसीए जो विमानों की भारत में गवर्निंग बॉडी है, उसने कई सारे एडवाइजरी जारी की है
और अगर यह ज़्यादा दिनों तक टिक जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के एयरलाइन उद्योगों के लिए। इसके राख में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजन में फंस करके पिघल करके जल सकती हैं और इंजन अचानक बंद पड़ सकता है। इतिहास में हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं। कई सारे फ़्लाइट्स हैं जिनका रूट कैंसिल किया गया है या तो उनको कैंसिल ही कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे फ़्लाइट्स हैं और ये ऐसा रूट है जिस पर बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स जाती थी। यहाँ से कतर, यहाँ पर से दुबई या फिर यहाँ से सऊदी अरब वाला यह रूट है। तो जो यूरोप जाने के लिए बीच में रुक करके हॉल्ट करके आगे बढ़ने वाला यह रूट है। बहुत व्यस्ततम यह रूट था। ज्वालामुखी राख विमानों के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? अत्यंत घर्षण वाली होती हैं। कांच जैसी छोटे छोटे कण होते हैं जो एक शेप में नहीं होते, अलग अलग शेप में होते हैं, जिसके कारण से यह इंजन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर कोई विमान इससे निकलता है तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर विमान थोड़ी देर ज़्यादा इसमें रह जाए तो उसके कारण से इंजन इसका बंद पड़ सकता है, क्योंकि इंजन का तापमान जो होता है वो 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो इस राख में मौजूद हैं वो पिघल सकते हैं और पिघल करके इंजन को जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, स्क्रैच करते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। ग्लास टरबाइन ब्लेड्स पर चिपक सकता है, एयर फ्लो को ब्लॉक कर सकता है, इंजन फ्लेल या फ्लेम आउट हो सकता है, सेंसर बंद हो सकता है, कॉकपिट का विंडशील्ड खराब हो सकता है जो पायलट्स बैठे होते हैं, पिटॉट ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, स्पीड और एल्टीट्यूड रीडिंग गलत आ सकता है, जिसके कारण से बड़े विमान दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 1982 में ब्रिटिश एयरवेज का विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसके साथ साथ 1989 में भी एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। क्यों खतरनाक होता आपको मैंने पहले ही बताया। बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे राखों में कण मौजूद होते हैं जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। ज़रूर याद रखिएगा इस टॉपिक को भी। अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।